नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बिंबवाद पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि बिंब किसे कहते हैं, विभिन्न विद्वानों के द्वारा इसकी परिभाषा किस प्रकार से दी गई है, बिंबवाद का उद्भव कब और किस प्रकार से हुआ था और बिंबवाद में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि बिंब किसे कहते हैं। बिंब शब्द अंग्रेजी के इमेज शब्द का हिंदी अनुवाद है, यानी बिंब को अंग्रेजी में इमेज के नाम से जाना जाता है और इसका शाब्दिक अर्थ चित्र होता है, यानी बिंब को चित्र के नाम से भी जाना जाता है। जब कविता में शब्दों के माध्यम से किसी व्यक्ति, भाव या घटना का ऐसा चित्रण किया जाए कि वह इंद्रिय अनुभूति का विषय बन जाए तो उसे बिंब कहते हैं। यानी जब कविता में किसी व्यक्ति का, किसी भाव या किसी घटना का ऐसा चित्रण किया जाता है कि वह हमारे इंद्रियों की अनुभूति का विषय बन जाता है, तब उसी को बिंब के नाम से जाना जाता है। या हम कह सकते हैं कि अगर किसी घटना का ऐसा चित्रण किया जाए कि वह घटना हमारे सामने चित्र रूप में उपस्थित हो जाए तो उसी को बिंब के नाम से जाना जाता है। बिंब से किसी अमूर्त पदार्थ को चित्रबद्ध करके मूर्त रूप दिया जाता है। यानी कोई अमूर्त पदार्थ है, उसको बिंब के माध्यम से हम क्या करते हैं, चित्रबद्ध करते हैं और उसको मूर्त रूप में पाठक या दर्शक के सामने लाते हैं। यानी एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो बिंब होता है वो मूर्त विधान की प्रक्रिया होती है, किसी अमूर्त को मूर्त के रूप में लाया जाता है। अब विभिन्न विद्वानों के अनुसार इसकी परिभाषा देख लेते हैं। पहले विद्वान है जोसेफ टी शिल्पी। इनके अनुसार बिंब इंद्रिय गोचर पदार्थ की प्रमाणिक अभिव्यक्ति है, यानी जो इंद्रिय गोचर पदार्थ होते हैं उसी की प्रमाणिक अभिव्यक्ति बिंब के नाम से जाना जाता है। एक तरीके से कह सकते हैं कि जो अमूर्त चीज है उसी को मूर्त रूप में उपस्थित कराना बिंब के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार काव्य बिंब शब्दार्थ के माध्यम से कल्पना द्वारा निर्मित एक ऐसी मानस छवि है जिसके मूल में भाव की प्रेरणा रहती है। यानी इनका मानना है काव्य बिंब जो है शब्दार्थ के माध्यम से निर्मित रहते हैं और उसमें कल्पना का सहयोग लिया जाता है, कल्पना के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है और इसके मूल में भाव की प्रेरणा रहती है, मूल इसका भाव से ही बनता है। यानी इनका भी मानना है कि कल्पना के द्वारा शब्दों के माध्यम से हम भावों को जब चित्र रूप में उपस्थित करते हैं, मानस छवि के रूप में उपस्थित करते हैं, तो उसी को बिंब के नाम से जाना जाता है। अगले विद्वान का नाम है केदारनाथ सिंह। केदारनाथ सिंह के अनुसार बिंब वह शब्द चित्र है जो कल्पना के द्वारा इंद्रिय अनुभवों के आधार पर निर्मित होता है। यानी बिंब क्या है, शब्द चित्र है, ऐसा चित्र है जो शब्दों के माध्यम से निर्मित होता है और यह कल्पना के द्वारा निर्मित होता है, जो इंद्रियों के अनुभवों के आधार पर निर्मित होता है। यानी इंद्रियों के लिए अनुभूति जन्य होता है, तो उसको बिंब के नाम से जाना जाता है, ऐसा केदारनाथ सिंह का मानना है। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि जब किसी भाव, अनुभूति या घटना का कल्पना के माध्यम से ऐसा चित्रबद्ध प्रस्तुतिकरण किया जाता है कि वह मूर्त रूप में विद्यमान हो तो उसको बिंब के नाम से जाना जाता है। यानी कोई अमूर्त भाव है, कोई अमूर्त घटना है, कोई अमूर्त अनुभूति हो, उसका ऐसा वर्णन किया जाए कि चित्र रूप में हमारे सामने वह विद्यमान हो जाए, चित्र के रूप में उपस्थित हो जाए, तो उसी को बिंब के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं कि बिंबवाद का उद्भव किस प्रकार से हुआ है, यानी कब जो है बिंबवाद का उद्भव हुआ। कविता हमेशा से ही, यानी कविता में जो बिंब है उसमें हमेशा से ही बिंब जो है विद्यमान रहा है। प्रारंभिक कविताएं जो है आदिकाल की, मध्यकाल की, उसमें भी बिंब पाया जाता है। जैसे सूर का कविता हो जाए, तुलसी की कविताएं हो जाए, बिहारी की कविताएं हो जाए, सभी में किसी न किसी रूप में बिंब विद्यमान है। सूरदास का जो वात्सल्य वर्णन है, जिसमें कृष्ण के बालपन का वर्णन उनके द्वारा किया गया है, ऐसा लगता है कि जैसे कृष्ण हमारे सामने ही चल रहे हों, घूम रहे हों, खेल रहे हों। इसी प्रकार से बिहारी की कविताओं में भी बिंब वर्णन पाया जाता है, तुलसी की कविताओं में भी बिंब का वर्णन पाया जाता है। यानी कहने का आशय है कि कविता में आरंभ से ही बिंब का प्रयोग होता रहा है, लेकिन एक वाद के रूप में बिंबवाद का उद्भव 20वीं शताब्दी के आरंभ में होता है। बिंब का प्रयोग तो हमेशा से होता रहा है, लेकिन एक वाद के रूप में बिंबवाद का उद्भव 20वीं शताब्दी के आरंभ में होता है। बिंबवाद का उद्भव प्रतीकवाद की अस्पष्टता, रहस्यवादिता एवं स्वच्छंदतावाद की भावुकता की प्रतिक्रिया में स्पष्टता और ग्राह्यता लाने के उद्देश्य से हुआ। यानी इसके पहले जो प्रतीकवाद था उसमें अस्पष्टता थी, रहस्यवादिता थी और स्वच्छंदतावाद में भावुकता था, और इसी के प्रतिक्रिया में बिंबवाद का उद्भव होता है। बिंबवाद का उद्भव इस उद्देश्य से होता है कि कविता में जो घटना वस्तु आती है
वो स्पष्ट होनी चाहिए, घटनाएं स्पष्ट होनी चाहिए, वस्तु का वर्णन स्पष्ट होना चाहिए और ग्राह्य होना चाहिए। अगर वस्तु का वर्णन अस्पष्ट है, रहस्य से भरा हुआ है तो ग्राह्य नहीं होगा और इसी के कारण से बिंबवाद का उद्भव होता है। बिंबवाद का प्रवर्तक टी ह्यूम को माना जाता है कि टी ह्यूम के द्वारा बिंबवाद का प्रवर्तन किया गया था। इनके द्वारा 1909 में इसकी शुरुआत की गई थी। ह्यूम के विचारों को एजरा पाउंड ने अपने ग्रंथ द रिपोर्ट्स में, जो द रिपोर्ट्स इनका ग्रंथ है, इसी की भूमिका में इसको बिंबवाद की संज्ञा एजरा पाउंड के द्वारा दी जाती है। यानी ह्यूम के जो विचार हैं उन्हीं विचारों को एजरा पाउंड ने अपने संपादित ग्रंथ द रिपोर्ट्स में बिंबवाद की संज्ञा के नाम से इसको अभिहित किया है। अब जो इसके विद्वान हैं यानी जो इसके समर्थक हैं उसमें एजरा पाउंड हैं, रिचर्ड एल्डिंगटन हैं, एमी लावेल हैं, हिल्डा ड्रलिटिल हैं, फ्लिंट हैं, डी.एच. लॉरेंस हैं। ये सभी विद्वान जो हैं बिंबवाद के समर्थक हैं, बिंबवाद से प्रभावित हैं। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कि बिंबवाद में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। बिंबवाद की जो पहली विशेषता है कि बिंब कविता के मूर्त विधान में सहायता प्रदान कर उसे ऐन्द्रिक अनुभव के योग्य बनाता है। यानी कविता में जो अमूर्त तथ्य होता है, जो अमूर्त घटना होता है, उसको मूर्त करके हमारे इंद्रियों के अनुभव के योग्य बनाता है। जो दूसरी विशेषता है, बिंबवाद कविता में अस्पष्टता और रहस्य का विरोध करता है और स्पष्टता तथा ग्राह्यता का समर्थन करता है। यानी इनका मानना है कविता में जो घटना है, जो वस्तु वर्णन है, वो अस्पष्ट नहीं होना चाहिए, रहस्यवाद से भरा हुआ नहीं होना चाहिए, बल्कि स्पष्ट होना चाहिए और सभी लोगों को ग्राह्य होना चाहिए। और ग्राह्य तब तक नहीं होगा जब तक उसमें स्पष्टता नहीं आएगी। अगली विशेषता है कि बिंबवादियों ने रूप को विशेष महत्व दिया है। यानी रूप का मतलब होता है जो भाषा पक्ष होता है कविता का, उस भाषा पक्ष पे विशेष महत्व दिया है, विशेष बल इनके द्वारा दिया गया है, क्योंकि इसी के द्वारा ही भाव एवं अनुभूति का प्रत्यक्षीकरण होता है। इन रूप के द्वारा ही हम अपने भाव को, अपनी अनुभूति का प्रत्यक्षीकरण करते हैं, चित्र रूप में सबके सामने उपस्थित करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली विशेषता है कविता बिंब रूप होती है। बिंब विशेष गोचर और मूर्त होता है। यानी बिंब क्या होता है? गोचर होता है, जो हमारे इंद्रियों के अनुभूति के योग्य होता है। मूर्त होता है, जो हमको दिखाई पड़ता है या हम जिसको अनुभूति कर लेते हैं। यह विचारों की सामान्यता से तथा भावों की आर्द्रता से मुक्त होता है। यानी ये सामान्य नहीं होते हैं बल्कि विशिष्ट होते हैं और भावों की आर्द्रता से मुक्त होते हैं। अगली विशेषता है कि बिंबवादी कविता संगीत की अपेक्षा मूर्तिकला के अधिक निकट होता है। आप देखे होंगे कि जो प्रतीकवाद है इसमें जो है संगीत का विशेष महत्व है, लेकिन जो बिंबवाद है इसमें मूर्तिकला का ज्यादा महत्व है, क्योंकि मूर्ति हमारे सामने चित्र के रूप में उपस्थित होता है, प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होता है। उसी प्रकार से बिंब भी जो होता है हमारे सामने मूर्ति की तरह ही चित्र के रूप में उपस्थित होता है। यह कानों की अपेक्षा आंखों को अधिक प्रभावित करती है। यानी जो बिंब होता है वो हमारे कानों को कम प्रभावित करता है बल्कि आंखों को अधिक प्रभावित करता है। कवि अपने भावों को व्यक्त करने के लिए शब्दों से नए नए बिंबों का निर्माण करता है। यानी कवि के द्वारा ही शब्दों का प्रयोग करके नए नए बिंबों का निर्माण किया जाता है। अगली विशेषता है कि बिंबवादियों के द्वारा कविता को छंदों के बंधन से मुक्त करने का प्रयास किया गया है। यानी इनका मानना है कि कविता में छंद नहीं होने चाहिए, कविता छंदों के बंधन से मुक्त होनी चाहिए, केवल लय होनी चाहिए। लय पर इनके द्वारा जोर दिया गया है, छंदों पर जोर नहीं दिया गया है। ये भाषा की सहजता और प्रवाह पर विशेष बल देते हैं तथा काव्य में विचार पक्ष की पुनः स्थापना करते हैं। यानी इनका मानना है कि भाषा सहज और प्रवाहमय होनी चाहिए और कविता में विचार पक्ष की पुनः स्थापना इनके द्वारा किया जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप जान पाए होंगे कि बिंबवाद क्या है, बिंब किसे कहते हैं, बिंबवाद का उद्भव कब हुआ और कौन कौन सी विशेषता इसमें पाई जाती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।